Hello students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 4 of electrochemistry. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 3.2 एंड दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो आइए देखते हैं इस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है. द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और डिसॉल्व्ड by the same quantity of electricity are proportional to their respective equivalent weights. यानी अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है तो जो अलग अलग सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट या डिसॉल्व होंगे उन सब्सटेंसेस का अमाउंट या फिर उन सब्सटेंसेस का वेट will be proportional to their respective equivalent weights. तो उनका जो वेट होगा वो किससे प्रोपोर्शनल होगा? उनके इक्विवेलेंट वेट से प्रोपोर्शनल होगा. ऐसा हमने किस तरह से कहा? अगर हम अपना लास्ट लेक्चर याद करें तो हमने एक ये फॉर्मूला डिराइव किया था, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96,500. यहां पर E क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस और W क्या है? वेट ऑफ द सब्सटेंस. तो अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो हमें क्या मिल जाएगा? W बाई E इज इक्वल टू IT अपॉन 96,500. IT को हम कैसे लिख सकते हैं? Q. तो ये हो जाएगा Q अपॉन 96,500. और W अपॉन E किसके बराबर होता है? ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बराबर. वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो W अपॉन E है वो कांस्टेंट रहेगा एज द चार्ज यूटिलाइज्ड इज सेम. अगर सेम चार्ज पास हो रहा है तो जो अलग अलग सब्सटेंसेस डिपॉजिट होंगे, डिसॉल्व होंगे, उन सब्सटेंसेस का वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये रेशो एक कांस्टेंट रहेगा. मान लो किसी सब्सटेंस का वेट है W1, उसका इक्विवेलेंट वेट है E1. कोई दूसरा सब्सटेंस है उसका वेट है W2 और उसका इक्विवेलेंट वेट है E2. तो अगर चार्ज सेम है तो W1 अपॉन E1 would be equal to W2 upon E2. कहने का मतलब कि W upon E ये कांस्टेंट रहेगा एज द चार्ज यूटिलाइज्ड इज सेम. तो कोई भी सब्सटेंस हो उसका W upon E would be a constant. This means that if the quantity of charge passed through electrolytic cells connected in series is same. तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि वो सेल जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उनमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है. सो इफ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज सेम, द इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट वेरियस इलेक्ट्रोड्स वुड बी सेम. तो जितने सब्सटेंस हैं जो डिपॉजिट होंगे उनके मोल तो जरूर अलग अलग हो सकते हैं पर उनके सबके इक्विवेलेंट सेम ही होंगे. जैसा अभी हमने ये डिराइव किया था फॉर्मूला कि W बाई E इज इक्वल टू Q अपॉन 96,500 और W बाई E को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. तो अगर चार्ज सेम ही है, मतलब अगर Q सेम है, तो जो अलग अलग सब्सटेंसेस होंगे उनके इक्विवेलेंट्स भी क्या होंगे? सेम ही होंगे. इस तरह से आपको इस लॉ को याद रखना चाहिए. इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस पास्ड, तो जितने भी सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे या डिसॉल्व होंगे उन सारे सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट्स सेम होंगे. हाँ, उनके मोल अलग अलग हो सकते हैं पर उनके इक्विवेलेंट्स सेम ही होंगे. देखें, another way of stating this law is that
the same quantity of electricity will produce same number of equivalents of all substances. अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी है तो सारे सब्सटेंसेस के सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रोड्यूस होंगे. मोल अलग अलग हो सकते हैं पर इक्विवेलेंट सबके सेम ही प्रोड्यूस होंगे. A direct consequence of Faraday's second law is that 96,500 coulombs of electricity, यानी 1 Faraday of electricity will produce one equivalent of any substance. जैसा कि अभी हमने देखा Q upon 96,500 ये किसके बराबर था? W by E के. वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट यानी ये किसके बराबर था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बराबर. और अगर जो Q है वो Q खुद 96,500 है तो 96,500 अपॉन 96,500 कितना आ जाएगा? 1. तो उसका मतलब है कि 96,500 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी will produce one equivalent of any substance. कोई भी substance हो अगर उससे हमने 1 Faraday यानी 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी है तो उस सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा. इसी चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द गिवन रिएक्शंस at two different cathodes in two different electrolytic cells connected in series. अब ये दोनों जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है. इसका मतलब इन दोनों सेल से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है. अब अगर हम इन दोनों सेल के कैथोड के रिएक्शन की बात करें, सपोज एक सेल पर Ag प्लस रिड्यूस हो रहा है और Ag दे रहा है और दूसरे सेल पर Cu2 प्लस रिड्यूस हो रहा है और Cu दे रहा है. अब Ag प्लस को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जबकि Cu2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है रिड्यूस होने के लिए. Let us assume X mole of electrons is passed through both the cells. तो इस सेल से भी x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं और इस सेल से भी x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं. दोनों से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी सेम चार्ज पास हो रहा है और हमने मान लिया कि दोनों से ही x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं. तो अगर पहले रिएक्शन को हम देखें तो x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास होने की वजह से Ag प्लस के या Ag के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? मोल्स ऑफ Ag प्रोड्यूस्ड ये भी x के बराबर ही होगा. अगर x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करे हैं तो Ag के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? x मोल. इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag की बात करें, इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag प्रोड्यूस्ड तो Ag का n फैक्टर कितना है? 1 है ना. एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके इक्विवेलेंट भी कितने होंगे? x इंटू 1 यानी x इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag विल बी प्रोड्यूस्ड. वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? मोल्स ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड. x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करने पर कॉपर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? x बाय 2. स्टोइशियोमेट्री से हम कह सकते हैं ना कि अगर x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करे हैं तो कॉपर के मोल कितने प्रोड्यूस होंगे? x बाय 2. वहीं अगर इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड की बात करें तो इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड
वो कितने हो जाएंगे, x/2 इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, और कॉपर का एन फैक्टर कितना है, 2 ही है। तो कॉपर के भी कितने इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे, x ही इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेम मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं, यानी अगर सेम चार्ज पास हुआ है दोनों सेल से, तो दोनों सेल में जो भी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे उन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। मोल उनके अलग अलग हो सकते हैं, पर उनके जो इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे वो सेम ही प्रोड्यूस होंगे। सो दिस वाज अबाउट द Faraday's second law. If same quantity of charge is passed, then same number of equivalents of different substances are produced. और सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगर उसने ऐसे नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो वो ऐसे भी लिख सकता है कि टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसका भी यही मतलब होता है कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड। तो जब भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है, तो जो भी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे उन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। सो दिस वाज अबाउट Faraday's लॉज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। Faraday's लॉज की खास बात यह है कि दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एट ऑल टेम्परेचर्स, एक्वस सोल्यूशन हो या नॉन एक्वस सोल्यूशन हो या मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट हो। So they are applicable. Now we will look at some questions based on the two laws of Faraday. आइए स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। Let us look at the question. In the refining of silver by electrolytic method, what will be the weight of 100 gram of silver anode if 5 ampere of current is passed for 2 hours? The purity of silver anode is 95% by weight. तो पहले तो हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कि रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिफाइन करना यानी ज्यादा प्योर बनाना किसी चीज को, तो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से किस तरह से किया जाता है। तो हम बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं। उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड है वो भी सिल्वर का बना होता है, पर एनोड किसका बना होता है, इम्प्योर सिल्वर का, इम्प्योर सिल्वर का। और जो कैथोड है वो बना होता है प्योर सिल्वर का। अब जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जो एनोड है वहां से सिल्वर ऑक्सीडाइज होने लगता है। पर ये सिल्वर कैसा है, इम्प्योर सिल्वर है, मतलब इसमें सिल्वर के अलावा कुछ डर्ट या कोई दूसरे मेटल या किसी ना किसी प्रकार की इम्प्योरिटी भी है। अब जैसे इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पर इस इम्प्योर सिल्वर में से जो जो प्योर वाला सिल्वर है वो सिल्वर क्या होने लगता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है। और ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, Ag+। और एक बार ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये Ag+ कहां चला जाता है, सोल्यूशन में चला जाता है। फिर जब ये Ag+ कैथोड पर जाता है, तो कैथोड पर जाकर ये Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर प्योर सिल्वर बनाकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो जो कैथोड है उसका वेट बढ़ने लगता है, जैसे जैसे टाइम आगे चलता जाएगा, जैसे जैसे करंट फ्लो होता जाएगा, वैसे वैसे कैथोड पर सिल्वर का वेट बढ़ता जाएगा, जबकि एनोड पर सिल्वर का वेट कम होता जाएगा, क्योंकि एनोड से तो सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है और Ag+ बना रहा है।
तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे करंट पास होता जाएगा, वैसे वैसे एनोड पर सिल्वर का वेट कम होता जाएगा। हाँ, पर जो इम्प्योरिटी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इम्प्योरिटी तो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ऑक्सीडाइज कौन होगा? सिर्फ सिल्वर ही है जो ऑक्सीडाइज होगा। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सिल्वर एनोड आफ्टर 2 आवर्स, जबकि 5 एम्पियर ऑफ करंट पास किया गया है। तो जो 2 आवर्स के बाद जो वेट होगा वो 100 ग्राम से तो कम ही होगा, और हमें यही निकालना है कि उस एनोड का वेट कितना होगा 2 आवर्स के बाद। एनोड की प्योरिटी कितनी दी है? 95% प्योर है ये, पर हम ये चाहते हैं कि इसको 100% प्योर बनाए। मतलब इसमें 5% क्या है? इम्प्योरिटी है, धूल मिट्टी, कोई दूसरे इनर्ट मेटल वगैरह वगैरह है। तो हमें इसको एकदम प्योर 100% सिल्वर अगर बनाना है तो ये वाला मेथड यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो अब आपको ये क्वेश्चन करना है, यू हैव टू फाइंड द वेट ऑफ एनोड आफ्टर 2 आवर्स। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एक बार खुद से करिए एंड उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले तो जो बात मैंने अभी आपको बताई थी वही चीज एक बार मैंने लिख भी दी है। इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, प्योर सिल्वर फ्रॉम द एनोड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जो इम्प्योरिटी है एनोड पर वो तो ऑक्सीडाइज नहीं होगी, एनोड पर सिर्फ जो प्योर सिल्वर है वही ऑक्सीडाइज होगा एंड डिपॉजिट एट कैथोड। तो यहां से जो प्योर सिल्वर है निकलकर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। Thus, the mass of anode decreases while that of cathode increases. अब अगर हम एनोड के रिएक्शन की बात करें तो एनोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है? Ag goes to Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सिल्वर को ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल्स पास किए हैं? अगर हम चार्ज देखें या अगर हम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कैसे निकालेंगे हम? पहले हम निकालेंगे चार्ज कितना पास किया है। चार्ज पास किया है 5 एम्पियर 2 आवर्स के लिए, और आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में। तो इतना तो हमने चार्ज पास किया है कूलम में। वही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दिस डिवाइडेड बाय 96,500, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 96,500 कूलम। तो अगर आपने इतने कूलम ऑफ चार्ज पास किया है, मतलब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास किए हैं? दिस डिवाइडेड अपॉन 96,500। इज इट क्लियर? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 96,500 कूलम। आपने चार्ज पास किया कितना है? 5 इंटू 2 इंटू 3,600 कूलम। तो यानी ये कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है? इस चार्ज को डिवाइड करना पड़ेगा 96,500 से। तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन के हमने पास किए हैं। अब जितने मोल आपने इलेक्ट्रॉन के पास किए हैं उतने ही मोल तो सिल्वर के ऑक्सीडाइज होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड। तो कितना सिल्वर के कितने मोल ऑक्सीडाइज हो गए? इतने मोल ऑक्सीडाइज हो गए। 5 इंटू 2 इंटू 3,600 डिवाइडेड बाय 96,500। सिल्वर के इतने मोल ऑक्सीडाइज हो गए। अगर हम वेट की बात करें, लेट मी रब दिस, वेट ऑफ सिल्वर विच इज ऑक्सीडाइज्ड, weight of silver which is oxidized
वो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट, और सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है 108, सो दिस अपॉन 96,500 इंटू 108 ग्राम। तो आइए ये हम निकालते हैं कि आखिर व्हाट इज द वेट ऑफ सिल्वर विच इज ऑक्सीडाइज्ड। हो जाएगा 10 इंटू 3600 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 96,500, तो ये आ जाएगा 40.29। तो सिल्वर का 40.29 ग्राम ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब अगर इनिशियल वेट ऑफ सिल्वर की बात करें, अच्छा वैसे ये जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला है इसको आप सीधे सीधे फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। यही जो चीज अगर हमने निकाली है इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालना होता तो सिंपली क्या लिखते, W इज इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96,500। ई क्या होता सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट, सिल्वर का एन फैक्टर तो 1 ही है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसके एटॉमिक वेट के ही बराबर। तो ये हो जाता है 108 इंटू करेंट कितना है 5 एम्पियर, टाइम कितना है 2 आवर्स, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 96,500। तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, 40.29 ग्राम ही आएगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। वैसे ये वाला तरीका ज्यादा कन्वीनियंट लगता है स्टूडेंट्स को, पर ये वाला तरीका थोड़ा समझने के लिए था कि कैसे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम मोल ऑफ सिल्वर से रिलेट कर रहे हैं। तो सिल्वर के इतना वेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब व्हाट वाज द वेट ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इनिशियली, वेट ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इनिशियली एट एनोड। देखो एनोड का वेट कितना था 100 ग्राम, और वो 95% प्योर था, मतलब उस 100 ग्राम में से सिल्वर का वेट कितना होगा 95 ग्राम। सिल्वर ऑक्सीडाइज कितना हो गया, इतने ग्राम सिल्वर ऑक्सीडाइज हो गया। तो वेट ऑफ सिल्वर रिमेनिंग फाइनली, वेट ऑफ सिल्वर रिमेनिंग फाइनली एट एनोड, वो कितना हो जाएगा, पहले सिल्वर था 95 ग्राम, उस 95 ग्राम में से 40.29 ग्राम ऑक्सीडाइज हो गया, तो फाइनली सिल्वर का कितना वेट बचा होगा एनोड पर 95 माइनस 40.29, ये हो जाएगा 44.71 ग्राम। तो इतना वेट बच गया सिल्वर का एनोड पर 2 घंटे के बाद। पर हमसे ये पूछा गया था कि एनोड का वेट कितना होगा 2 घंटे के बाद। तो जो इम्प्योरिटी है 95 ग्राम तो सिल्वर था, 5 ग्राम इम्प्योरिटी थी। इम्प्योरिटी तो ऑक्सीडाइज हुई नहीं है, इम्प्योरिटी तो वैसी की वैसी है। तो वेट ऑफ एनोड, फाइनल वेट ऑफ एनोड कितना हो जाएगा, देखो ये तो फाइनल वेट ऑफ सिल्वर है, पर फाइनल वेट ऑफ एनोड कितना होगा 44.71 प्लस 5 ग्राम, क्योंकि इम्प्योरिटी तो वैसे की वैसी है ना, उसका वेट पे तो कोई फर्क नहीं आया। तो व्हाट इज द फाइनल वेट ऑफ एनोड, इट इज 49.71 ग्राम। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। होपफुली हमने सब सही किया है। इनफैक्ट आई थिंक यहां पर अ स्लाइट मिस्टेक हैज बीन मेड, 95 माइनस 40 ये होगा 54.71, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहां पर भी हर जगह हम 54 कर लेते हैं इसको। तो फाइनल वेट कितना हो जाएगा एनोड का 59.71 ग्राम्स। नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ओके नाउ
हम एक और क्वेश्चन करते हैं। द इलेक्ट्रोसिंथेसिस ऑफ MnO2 is carried out from a solution of MnSO4। तो जो MnSO4 है वहां पर मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है MnO2 वहां पर मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो एनोड पर बनना चाहिए MnO2। So this electrosynthesis is carried from a solution of MnSO4 in H2SO4 aqueous। तो वाटर ही है सोल्यूशन, बट उस सोल्यूशन में तो कुछ H2SO4 मिला हुआ है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है। If a current of 25.5 ampere is used with a current efficiency of 85%, how long would it take to produce 1 kilogram of MnO2? तो आंसर आपको आवर्स में देना है कि 1 किलोग्राम ऑफ MnO2 बनाने में हमें कितने घंटे लगेंगे विथ करंट स्ट्रेंथ ऑफ 25.5 एम्पियर एंड करंट एफिशिएंसी ऑफ 85%। तो एक बार आप यहीं पे पॉज करें, खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। During the electrosynthesis of MnO2, the reactions occurring at the two electrodes are, एनोड पर क्या हो रहा है, Mn2 प्लस ऑक्सीडाइज होकर MnO2 दे रहा है, क्योंकि यहां पर मैग्नीज +4 पर है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हमने एनोड पर लिखा। कैथोड पर क्या हो रहा है, H प्लस रिड्यूस होकर H2 दे रहा है। अब पहला टास्क हमारा यह है कि इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, जैसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते थे, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करते हुए हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं मैग्नीज का एक ही एटम है, यहां पर भी एक ही एटम है, तो मैग्नीज तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के यहां देखिए 2 एटम है, यहां एक भी एटम नहीं है, तो अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, 2H2O ऐड कर देते हैं। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। फिर हम हाइड्रोजन देखें, यहां पर हाइड्रोजन के 4 एटम है, यहां पर एक भी एटम नहीं है, तो हम 4H प्लस ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। आखिरी में हम चिंता करते हैं चार्ज की। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना है, +2, और राइट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना है, +4। तो अगर चार्ज बैलेंस करना होगा तो हम यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। अब अगर इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ MnO2 को बनाने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 1 मोल ऑफ MnO2 को बनाने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अच्छा, हमें एक्चुअली 1 kg ऑफ MnO2 बनाना है, और हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम तक करंट पास करा जाना चाहिए टू फॉर्म 1 kg ऑफ MnO2। सो लेट अस से current is passed for t seconds. Current is passed for t seconds to produce 1 kg of MnO2। अगर t सेकेंड्स तक हमने ये चार्ज पास करा है तो कितने कूलम ऑफ चार्ज पास किया होगा, t इंटू 25.5 इंटू 85/100, इतने कूलम चार्ज हमने पास किया होगा। और अगर मैं बोलूं हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पास करे होंगे, तो वो भी हम निकाल सकते हैं।
the mole of electrons which is passed, mole of electrons passed, ये किसके बराबर होगा? 25.5 इंटू टी इंटू 85 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 96,500, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था। अगर हमें मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हमें चार्ज को डिवाइड करना पड़ेगा 96,500 से। अब अगर इलेक्ट्रॉन का 2 मोल पास करते हो तो MnO2 का 1 मोल बनता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का 1 मोल पास करते हो तो MnO2 का हाफ मोल प्रोड्यूस होता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन के इतने मोल पास किए हैं तो MnO2 के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? इससे आधे। तो मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ MnO2 फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ MnO2 फॉर्म्ड, वो कितने हो जाएंगे? 1/2 इंटू 25.5 इंटू टी इंटू 85/100 डिवाइडेड बाय 96,500। MnO2 के इतने मोल्स फॉर्म हुए होंगे टी सेकेंड तक पास करने पर। मास कितना हो जाएगा MnO2 का? मास ऑफ MnO2 फॉर्म्ड, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मैग्नीज का एटॉमिक वेट होता है 55, ऑक्सीजन का 16, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 55 प्लस 32, 87। तो मास ऑफ MnO2 फॉर्म्ड ये हो गया 1/2 इंटू 25.5 इंटू टी इंटू 85 अपॉन 96,500 इंटू 100 इंटू 87। और ये जो मास है ये किसके बराबर है? 1 kg के बराबर, यानी 1000 ग्राम्स के बराबर। तो इसको हम 1000 ग्राम से इक्वेट कर देंगे, यानी 1/2 इंटू 25.5 इंटू टी इंटू 85 इंटू 87 डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर यहां से हम सॉल्व करते हैं टी के लिए, ये टाइम हमने सेकेंड में लिया था, तो इफ वी सॉल्व फॉर टी तो टी कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 2 इंटू 96,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25.5 डिवाइडेड बाय 85 डिवाइडेड बाय 87। तो ये आ जाएगा 1.023 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड्स। All right. So this is the time for which the current must be passed. अगर यही टाइम हमें आवर्स में निकालना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 से, और आवर्स में ये आपको मिल जाएगा 28.43 आवर्स। So that is the final answer to this question. 28.43 आवर्स लगेंगे 1 किलोग्राम ऑफ MnO2 को प्रोड्यूस करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2014 and it is based on the second law of Faraday. Let us look at the question. The weight of silver, जिसका एटॉमिक वेट है 108, the weight of silver displaced by a quantity of electricity that produces 5,600 milliliter of
O2 gas at STP will be। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट करिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन। तो अब यहां पर हमें यह बोला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है वो तो सेम है। सिल्वर कहां पर बन रहा होगा? सिल्वर बन रहा होगा कैथोड पर, बाय द रिडक्शन ऑफ Ag+। Ag+ के एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बन रहा होगा? Ag। मान लो जो Ag बन रहा है उसका वेट है W ग्राम, और यही W हमें निकालना है। ऑक्सीजन कहां पर बन रहा होगा? एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीजन बन रहा होगा O2। और ऑक्सीजन किससे बन रहा होगा? वाटर से। आप देख सकते हो वाटर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। और O2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ये रिएक्शन कहां पर हो रहा होगा? एनोड पर हो रहा होगा। दूसरा स्टेप अब हमारा ये होना चाहिए कि इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करना। तो ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, पर अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहां ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहां एक ही है, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम चिंता करते हैं हाइड्रोजन की। यहां पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहां पर 4H+ लिख देंगे। फिर हम देखते हैं चार्ज। यहां पर टोटल चार्ज 0 है, यहां पर टोटल चार्ज +4 है, तो इसलिए हम 4 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो अब आप देख सकते हो एक सिल्वर बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब सिल्वर का n फैक्टर कितना है? 1। पर एक O2 को बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी O2 का n फैक्टर कितना है? 4। ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, O2 का 2 ले लेते हैं। हम बैलेंस रिएक्शन करेंगे और उससे हम देख सकते हैं कि एक O2 को बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने पड़ते हैं। तो O2 का n फैक्टर कितना है? 4 है। अब हम यूज करेंगे सिंपली फैराडे का सेकेंड लॉ। वो क्या कहता है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड, देन सेम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड। मतलब जितने इक्विवेलेंट Ag के बनेंगे उतने ही इक्विवेलेंट O2 के भी बनेंगे। मोल अलग अलग हो सकते हैं पर इक्विवेलेंट सेम ही होंगे। तो यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे आई कैन राइट equivalence of Ag must be equal to equivalence of O2 produced। अब Ag के इक्विवेलेंट क्या होंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर। तो Ag का n फैक्टर तो 1 है। नंबर ऑफ मोल कितने हैं Ag के? Ag का वेट अगर W मान ले तो उसके मोल कितने हो गए? W/108। तो ये हो गए इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag, मोल इनटू n फैक्टर। इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 कितने होंगे? मोल इनटू n फैक्टर। तो O2 का n फैक्टर कितना है? 4। और O2 के मोल कितने हैं? हमको वॉल्यूम दी है O2 की STP पर 5600 मिलीलीटर। तो मोल कितने होंगे? 5600 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर। तो ये हो गए इक्विवेलेंट्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 इनटू n फैक्टर ऑफ O2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये हो रहा है 1/4। 1/4 इंटू 4 यानी 1 हो गया। तो वेट कितना निकल कर आ गया? 108 grams। So that is the answer. 108 grams of silver will be produced. So that's it for this lecture. Next lecture में हम कवर करेंगे the qualitative aspects of electrolysis। अभी तक जो हमने करा था ये सब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स थे। यहां पर हमने कैलकुलेशंस करी और न्यूमेरिकल आंसर निकाले। In the next lecture we will be covering the qualitative aspects of electrolysis. Thank you.